नमो अरिहंतां नमो सिद्धां नमो आयर्यां नमो वैद्याय नमो लयप्रपत्ताहुं ऐसो पंच नमो कारो पावपनासनो मंगलांते सर्वति परमं भवै। अरिहंत प्रभु की आज्ञा से, सिद्ध प्रभु की आज्ञा से, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास में करके सबको सादर जय गुरु। जय जिनेंद्र। जय जय। जिनेंद्र साहब क्या चल रहा था? क्या विषय चल रहा था? उदय का उदय प्रकरण चल रहा है ना। इसका रिवीजन करते हैं। उन्होंने कहा था इसका रिवीजन करा दो, इसका रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, है ना। रिवीजन करना है कि आगे चलना है? गुरुजी ट्रिक्स बता देना दोनों का। रिवीजन करते हुए चलते हैं गुरुजी। हाँ रिवीजन करते हैं। देखो, उदय यानी किस समय कौन सी कर्म प्रकृतियों का उदय होता है, ये बात अपने को समझनी है। तो हमारे पास 148 प्रकृतियां हैं, उसमें उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? 122 122 प्रकृति का होता है। ठीक है, ये 122 प्रकृति आपके पास लिखी हुई, ठीक है ना। ये उदय होता है, ठीक है। 122 प्रकृति का होता है। किंतु अपने संसार के जो प्राणी हैं, जीव हैं, उनको ग्रंथकारों ने 14 विभागों में डाइवर्ट कर दिया, जिसको हम गुलिस्तान कहते हैं, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 13, 14 भागों में इन प्रकृतियों का उदय आया है। तो पहला भाग कौन सा है? इसमें मिथ्या तो गुणस्थान। पहला भाग कौन सा हुआ? मिथ्यात्व का अज्ञान भी है, मिथ्यात्व गुणस्थान है, ये पहला भाग है। अब पहले भाग में हमने कितनी प्रकृति का उदय बताया था? 117 117 प्रकृति का। यानी यहाँ कितनी प्रकृति का उदय नहीं हो रहा है? 5 प्रकृति का उदय। ट्रिक समझिए आप। अब तो ट्रिक की बात कर रहे थे ना, कैसे समझना है। हाँ। तो अज्ञान दशा में कुछ प्रकृतियों का क्या नहीं होता है? उदय नहीं होता, यानी अनुदय रहता है। उदय निक्षेप तो यहाँ कोई प्रकृति नहीं हो रही, किंतु 5 प्रकृति का अनुदय हो जाता है। अनुदय मतलब मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान दशा के कारण उन प्रकृतियों का उदय हो ही नहीं सकता। समझे आई बात? वो कौन सी प्रकृति है? पहला है तीर्थंकर नाम कर, है ना, वो यहाँ उदय नहीं हो सकता। एक आहरक द्वीप, यानी आहरक शरीर और आहरक अंगों का कौन से गुणस्थान में होता है उदय? 7वें गुणस्थान में। और कौन बताएगा? छठे में होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और बताइए, और कोई बता सकता है तीर्थंकर नाम कर्म का उदय कहाँ होता है? नामकरण का 4th में गुरुजी। मैं आहरक द्वीप का बोली थी। 13वें गुणस्थान। हाँ, मैं तीर्थंकर नाम का पूछ रहा हूँ। तीर्थंकर नाम का उदय जो 13वें गुणस्थान में होता है, इसका उदय नहीं होता, तो ये प्रकृति का उदय यानी। और आरक द्वीप का उदय 6ठे गुणस्थान में होता है, 6 में यहाँ नहीं होगा। ये 3 प्रकृति का उदय यहाँ नहीं होता है। और ये गुणस्थान अज्ञान दशा का, मिथ्यात्व का है, तो फिर यहाँ संकित मोहनी और मिश्र मोहनी का उदय नहीं होगा। समझ में आई बात? जो 5 प्रकृतियां यहाँ उदय नहीं हो रही है, अनुदय हो रही है, उनका क्या कारण है वो समझ में आ गया? हाँ जी, ठीक है ना। ट्रिक समझ में आएगी नहीं? मतलब अज्ञान दशा के कारण, मिथ्यात्व दशा के कारण जिन नाम कर्म का, या तीर्थंकर कह दो,
और आरक गीत का और मिश्र होने का और सम्यक सम्यक होने का, इनका उदय यहाँ है। ठीक है, कोई पूछ ले कि आरक गीत का उदय क्यों नहीं होता है, क्या जवाब दोगे? साधु नहीं बनने, साधु ही 14 पूर्वधारी मुनि। अप्रमत्त मुनि को यहाँ नहीं, प्रमत्त मुनि करता है वो तो साधु, हाँ, 14 ठीक है, पुत्रधारी साधु। बिल्कुल सरल जवाब यही है कि आरक शरीर का जो उपयोग है वो मुनि करते हैं, वो भी प्रमथ मुनि करते हैं, इसलिए इस गुणस्थान में उसका उदय नहीं होता, अनुदय रहती है। तो 5 प्रकृति यहाँ अनुदय है। ठीक है, यानी 122 माइनस 5 कितनी प्रकृति आ गई? 117। ठीक है, अब दूसरा गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान में कितनी प्रकृति का उदय होता है? 111। 111 का होता है। बहुत अच्छा, याद है आपके, नोट कर रखा है आपने? हाँ, 111 प्रकृति का उदय होता है। तो अब यहाँ कितनी प्रकृति का उदय नहीं हो रहा है? 6 6 प्रकृति का उदय नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो पहले तो हम इस गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का अनुदय होता है वो देख लेते हैं। तो कौन सी प्रकृति अनुदय होती है? ये सातवादन गुणस्थान में नरकानुपूर्वी का उदय नहीं, इसका उदय नहीं होता है। नरकानुपूर्वी। तो नरकानुपूर्वी का उदय नहीं होता है, तो एक प्रकृति तो होगी नरकानुपूर्वी, इसका अनुदय होता है। और सातवादन गुणस्थान में किसका उदय नहीं होगा? मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा, है ना, मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा। बहुत अच्छा, और कौन सी प्रकृति का उदय नहीं होगा? आतप का। आतप, आतप का उदय क्यों नहीं होगा? आतप आतप का उदय क्यों नहीं होगा? आतप का तो उसमें होता है ना, तिर्यंच में होता है। हाँ, ये आतप की प्रकृति त्रियंच के साथ है। तिर्यंच और आतप की प्रकृति कौन से त्रियंचों के साथ है? ये स्थावर। हाँ, जो सूर्य विमानवादी वासी जो देव हैं, उनके यहाँ जो प्रत्युकायिक जीव हैं, वो खुद तो ठंडे रहते हैं, किंतु दूसरों को क्या देते हैं? प्रकाश और गर्मी देते हैं। प्रकाश। उनको आतप नाम कर्म का उदय, समझ में आ गया? तो आतप नाम कर्म का उदय क्या है? मिथ्यात्व से संबंधित है, क्योंकि एकेंद्रिय जीव है। एकेंद्रिय जीव हमेशा क्या रहते हैं? मिथ्यात्व का पहला गुणस्थान होता है। ठीक है ना, तो दूसरे गुणस्थान में वो नहीं होगा। और क्या नहीं होगा? सूक्ष्म त्रि। हाँ, सूक्ष्म त्रि का भी उदय यहाँ नहीं होगा। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? आगे। हाँ, एक तो सूक्ष्म त्रि मतलब 3 प्रकृतियां, साधारण। हाँ जी, सूक्ष्म त्रिक में आ जाएगा सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। ये प्रकृतियां भी एकेंद्रिय जीव से संबंधित हैं। हाँ, ये मिथ्या, एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? ये भी मिथ्या गुणस्थान में इनका उदय होता है। ये 6 प्रकृति का उदय नहीं होगा, तो दूसरे गुणस्थान में 111 प्रकृति का उदय। ठीक है, समझ में आई बात? अब तीसरा गुणस्थान, मिश्र। एक बार वापस समझाइए ना सर, अभी ज्वाइन किया। मिथ्यात्व गुणस्थान में 117 है क्या सर? मिथ्यात्व गुणस्थान में 117 प्रकृति का उदय। ठीक है, 117 क्या पूछे सर आप? मिथ्यात्व गुणस्थान में 117 प्रकृति का उदय है, सातवादन गुणस्थान में 111 प्रकृति का उदय। ठीक है, अब तीसरा गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान में 117 में क्या गए सर 22 में से? मिश्र गुणस्थान में 100 प्रकृति का उदय। ठीक है, तीसरे गुणस्थान में
सो प्रकृति। तो प्रकृति का उदय है, यानी मिश्र गुणस्थान है, इसका मतलब क्या हुआ? मिश्र गुणस्थान इसका मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा? अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी चोक, जाति चोक, जाति चौक, स्थावर, तीन हाँ। अपूर्वी, इनका उदय विच्छेद। हाँ, यानी मिश्र गुणस्थान किसको फिर होता है? अनुगत। मिश्र गुणस्थान किसको होता है? मिथ्या, तन्नी पंचेंद्रिय जीवन। हाँ, मन वाले को होता है। ये बहुत अच्छा समझाया आपने, मन वाले को होता है, बहुत अच्छा। तो हाँ, मन वाले सन्नी को होता है, हाँ, मन वाले को होता है। और मिश्र गुणस्थान है, इसका मतलब अभी अनंतानुबंधी का उदय नहीं हुआ है। हाँ। जब अनंतानुबंधी क्रोध मान मायर का उदय हो जाता है तो उससे पहले गुणस्थान आ जाता है। तो हाँ। अनंतानुबंधी चोक का यहाँ उदय नहीं, किसका उदय नहीं है? अनंतानुबंधी। हाँ, अनंतानुबंधी चोक यानी चार। ठीक है। क्रोध। और मिश्र गुणस्थान मन वाले क्या होता है? स्थावर तो नहीं। क्या? हाँ, चौक। जाति चौक। जाति चतुष्क, क्योंकि पंचेंद्रिय ही होता है। एक इंद्रिय जाति चतुष्क का यहाँ उदय नहीं होगा, और एक स्थावर नामकरण का उदय नहीं होगा। और नाम। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। एक बार वापस बताओ ना गुरुजी। तीन अनानुपूर्वी, बताओ, मिश्र गुणस्थान में 100 प्रकृति का उदय होता है, 111 प्रकृति शाश्वत गुणस्थान की है, और मिश्र गुणस्थान की 100 प्रकृति है। यानी यहाँ कितनी प्रकृति का उदय नहीं हो रहा है? 11। 12 प्रकृति का उदय नहीं होगा। और मिश्र गुणस्थान वाला जीव मरता नहीं है, हाँ, है तो ना? जुड़ जाएगा। तीनों अनुपूर्वी का उदय नहीं होगा। तीन कौन सी? तीन अनानुपूर्वी, तीन अनुपूर्वी, कौन सी? देवानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और तिर्यंचानु। हाँ, नरकानुपूर्वी कहाँ गई? पहले इसमें ही गए, दूसरे दूसरे नरकानुपूर्वी सांसवादन में। नरकानी पहले ही निकल गई। हाँ। हाँ, नरकानुपूर्वी तो पहले अनुदय हो गया, तो यहाँ नहीं होगी। अब मिश्र गुणस्थान में कोई मरता नहीं है, इसलिए तीन अनुपूर्वी यहाँ हो गई। जाति चौक हो गया, अनंतानुबंधी चौक हो गया, और अस्ताव हो गया। और कितनी प्रकृतियां हो गई है? 12। 12 प्रकृति हो गई। अब 111 का जो 12 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 99, 99। किंतु मिश्र गुणस्थान में 100 प्रकृति का उदय होता है। तो कौन सी प्लस हो गई? मिश्र मौन्य। मिश्र मौन्य को प्लस कर दो, प्लस क्या हो जाएगा? मिश्रम होने। 99 प्लस मिश्रम। हाँ, गुरुजी तो एक बार वो अनंतानुबंधी चौक का बताओ ना, मन वाले करके कुछ बता रहे थे आप। मिश्र गुणस्थान मन वाले को। मेरी एक बात सुन लीजिए। आप जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, घर के कार्य से निवृत्त हो जाए। 9 बज गए हैं, घर के कार्य से निवृत्त हो जाएंगे। कोई डिस्टरबेंस होता है तो फिर आप बार बार चीजें पूछते हैं। मैं इसे अनंतानुबंधी को 3-4 बार बता दूंगा, फिर भी बताऊंगा, मेरा कार्य है ये। किंतु घर के जो भी डिस्टरबेंस है उसको आप कम करें, नहीं तो अंतराय क्रम तो बनेगा ही, है ना? अंतराय क्रम का तो बंद होगा ही, और भी कई चीजें होंगी। तो आप जिनवाणी का जो श्रवण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको अंतराय न लगे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस ना हो, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि अनंतानुबंधी चौक का जब उदय होता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अनंतानुबंधी चौक का जब उदय होता है तो मिथ्या तो गुणस्थान होता है, समझ गए बात? इसलिए अनंतानुबंधी चौक का यहाँ उदय नहीं होता। किंतु शाश्वत गुणस्थान में भी अनंतानुबंधी चौक का उदय होता है। कैसे होता है कि जैसे कोई पेड़ से फल गिर जाता है ना, किंतु वो जमीन पे नहीं गिरा है, कहाँ है ये? रास्ते में है। तो रास्ते की दशा में अनंतानुबंधी चौक का उदय तो हो जाता है, किंतु भी मिथ्या तो स्पर्श नहीं किया, इसलिए शाश्वत गुणस्थान कह रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? सर आवाज कट कट के आ रही है। सर आवाज हाँ? कट कट के आ रही है। आवाज तो बराबर आ रही है, ऊपर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अच्छा देखो आवाज अब आ रही मेरी? हाँ, जी, भी आई है। हाँ, क्लियर देखो है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अनंतानुबंधी चौक का उदय जब होता है तो या तो मिथ्या तो गुणस्थान होता है या शाश्वत गुणस्थान। ठीक है,
मिश्र गुण स्थान में अंतर्बंधी चौक का उदय नहीं होता, ठीक है। इसलिए यहाँ अंतर्बंधी चौक का उदय नहीं होता, उदय विच्छेद हो जाता है। जाति चौक का नहीं होता, क्योंकि जो मिश्र गुण स्थान होता है वो मन वाले के होता है। तो बैंद्री तेंद्री चौंद्री क्या है, एकेंद्री बैंद्री तेंद्री चौंद्री, ये क्या है, इनका उदय नहीं होता। अस्तावक का उदय नहीं होता, बिंदु का उदय, ठीक है। तो अस्तावक का उदय नहीं होता और तीनों अनुपूर्वी का उदय नहीं होता है। बताओ अनुपूर्वी का उदय क्यों नहीं होता है? क्योंकि मरता नहीं है जीव मिश्र कोई गुण जीव स्थान मरता ही नहीं है, मिश्र गुण स्थान में कोई जीव नहीं मरता। तो ये 12 प्रकृति का यहाँ उदय विच्छेद हो जाता है और एक मिश्र मोहनी का उदय होता है, ठीक है ना। तो 100 प्रकृति का उदय मिश्र गुण स्थान में होता है। समझ में आया? ठीक है ना। अब चौथा गुण स्थान है। रिवीजन चल रहा है, आप लोगों ने नोट कर लिया है सब। अगर कोई चूक गए हैं तो वहां लिख लें, वापस नोट कर लें। चौथा गुण स्थान अविरत, अविरत है किंतु सम्यक दृष्टि। ठीक है। अब यहाँ कितने प्रकृति का उदय होता है? 104 104। तो क्या हो जाएगा यहाँ? प्लस हो जाएगा, समकित क्या हो मोहनी जाएगा? 4 प्लस हो जाएंगे। चारों आना पूर्वी जुड़ती है। सर आप समझाते हैं तो सर आप ही समझाइए सर। सब हाँ। दूसरे बोलते हैं या तो बुक देख के बोलते हैं या फिर उनको आता है तो बोलते हैं, तो हमको समझ में ही नहीं आता है। हाँ, बीच में ना बोले, मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। अविरत सम्यक दृष्टि में 104 प्रकृति का उदय होता है, यानी अब इस गुण स्थान में कोई भी जीव जब मरता है तो चारों गतियों में जा सकता है। तो प्लस कितना हो गया? चारों अनुकूल, ठीक है ना। पहले हमने अनुकूल का अनुदय कर दिया था, है ना। तो अब वापस ये उदय हो रही है। तो चौथे गुण स्थान में जीव चारों गतियों में जा सकता है, इससे 4 अनुकूली का उदय हो जाता है। एक मिश्र गुण स्थान था, अब यहाँ कौन सा गुण स्थान आ गया? अविरत सम्यक दृष्टि आ गया, तो प्लस सम्यक मोहनी का उदय हो जाता है। किसका उदय हो जाता है? सम्यक मोह का उदय हो जाता है और माइनस मिश्र मोह हो जाता है। मिश्र मोह का क्या हो गया? उदय विच्छेद हो गया, ठीक है ना। समझ में आई? अब यहाँ समकित मोहनी का उदय होगा, तो समकित मोहनी प्लस हो जाएगी, और मिश्र मोह का उदय यानी होता है -1 प्रकृति मिश्र मोह की हो जाएगी। तो कितनी प्रकृति का उदय हो जाएगा? 5 हाँ, 104 प्रकृति का उदय हो जाएगा। चौथे गुण स्थान में 104 प्रकृति का उदय। पहले गुण स्थान में 117, दूसरे में 111, तीसरे में 100 प्रकृति, चौथे में 104 प्रकृति का उदय। ठीक है। अब पांचवें गुण स्थान करें। ठीक, समझ में आ रही है बात? क्यों हो रहा है, चीजें क्यों हो रही है? गुरुजी यदि 5 प्रकृति का उदय नहीं हुआ ना, 5 प्रकृति का उदय नहीं होता ना, फिर किसके? इथे अवृत्ति समक दृष्टि गुण स्थान में 4 अनुपूर्वी और 1 संकित मोहनी है ना। हाँ, इन 5 प्रकृति का उदय होता है, इसीलिए तो 104 प्रकृति का उदय, उसमें मिश्र मोहनी में कम कर देते हैं। अच्छा, होता है क्या? अच्छा, मैं इतना तो बता रहा हूँ मैं कि चौथे गुण स्थान वाला मर के चारों गति में जा सकता है। चारों गति में जाएगा तो चारों गति के अनुपूर्वी का उदय होगा। अच्छा अच्छा आपकी अच्छा, आवाज बरोबर नहीं आ रही है क्या? नहीं नहीं, ध्यान में है गुरुजी। पांचवा, देश वीरत, श्रावक गुण, देश वीरत श्रावक गुण स्थान। देश वीरत श्रावक गुण स्थान के 87 प्रकृति का उदय होता है।
जो श्रावक होते हैं उनके 87 प्रकृति का उदय होता है। यानी चौथे गुणस्थान के अंतिम समय में कितनी प्रकृति का उदय रुक जाता है? 17 प्रकृति का उदय नहीं होता है। ठीक है, तो पहले अपने चौथे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां थी? 104। 104 में से 17 प्रकृति माइनस करते हैं तो कितनी प्रकृति का माइनस हो जाती है? 87 हाँ जी, 87 87। ठीक है, अब 17 प्रकृति का उदय या नहीं हो रहा है तो वो 17 प्रकृति कौन सी हो सकती है? क्योंकि ये जो गुणस्थान है श्रावक का है ना, ये गुणस्थान श्रावक का है। इसका मतलब ये हुआ कि इस गुणस्थान में जो जीव है वो नारकी और देवता नहीं हो सकता। ये कंफर्म हो गया ना, क्योंकि श्रावक कौन कौन जीव हो सकते हैं? या तो तिरंज हो सकता है या मनुष्य हो सकता है ना। यानी नारकी और देवता के जीव ये श्रावकपना नहीं हो सकता। तो जो नारकी और देवता में जो प्रकृतियों का उदय चल रहा है उनका यहाँ उदय नहीं होगा, है ना। तो वो एक तो क्या नहीं होगा, सबसे पहले तो अप्रत्याख्यान जो का उदय नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका उदय है तो ये गुणस्थान नहीं आएगा। ठीक है ना, तो अप्रत्याख्यान वर्ण जो इसका उदय नहीं होगा, है ना, तभी ये श्रावकपना आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? जी गुरुजी। एक वेक्री अष्टक का उदय नहीं होगा। वेक्री अष्टक का क्या मतलब हुआ? नरक देवतिक और वैकृतिक। पहले तो नरक गति, नरक आयु और नरकानुपूर्वी, देव गति, देव आयु और देवानुपूर्वी, और वेक्री शरीर और वेक्री अंगों। ये वेक्री अष्टक का यहाँ उदय नहीं होगा। समझ में आ गया? जी ठीक है, ओके। हाँ। अब ये वापस बोलिए सर, ये वापस बोलिए 8। वापस बढ़ते हैं। देखो, अप्रत्याख्यानावरण चोक का उदय या नहीं होता है। हाँ, नहीं होगा। अप्रत्याख्यानावरण का अगर उदय होगा वो चौथे गुणस्थान में ही रहेगा। इसका हाँ। उदय नहीं है तभी वो व्रत ग्रहण करता है ना। तो अप्रत्याख्यानावरण चोक का उदय नहीं होगा। एक प्रकृति 4 प्रकृति तो ये माइनस हो जाएगी। बराबर सर। और एक वेक्री अष्टक, क्योंकि श्रावक का ये जो गुणस्थान है ये नारकी और देवता के जीवों को नहीं होता है ना। उनमें 4 गुणस्थान ही होते हैं। तो 5वां गुणस्थान केवल श्रावक को होता है, वो तिरंज और मनुष्य वाले को होता है। तो वेक्री संबंधी जो प्रकृतियां हैं उनका यहाँ उदय नहीं होगा। वो कौन सी है? नरक गति, नरकायु और नरकानुपूर्ति, देव गति, देवायु और देवानुपूर्ति, और वेक्री शरीर और वेक्री अंगोपान। ये 8 प्रकृति का उदय 5वें गुणस्थान में है। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, मोहम्मद पूज्य। ओके। देखो, बीच में फिर वापस वही डिस्टर्बेंस मत होगा। एक यहाँ प्रकृति का उदय कौन सा नहीं होता है? दुर्भग। दुर्भग प्रकृति का, और एक होती है अय अनादे का, और अयस्कृति। अयस्कृति। ये सर, 3 प्रकृतियों का नरक गति, नरकानुपूर्वी और देवगति, देवायु, देवानुपूर्वी। नरक गति, नरकानुपूर्वी और नरकायु। नरकायु। देखो, और ये 3 प्रकृतियों का जो उदय श्रावकों के नहीं होता। ये 3 प्रकृतियां कौन सी हैं? देखो, कि जैसे दुर्भग, अनादे और अयस्कृति, यानी दुर्भग का मतलब होता है असौभाग्य, है ना। असौभाग्य का उदय श्रावक के नहीं होता है। वो सौभाग्यशाली होता है तभी वो 5वां व्रत ग्रहण करके 5वें गुणस्थान में आता है। यानी वो भगवान के 4 तीर्थों में अपना स्थान बनाता है ना। तो सौभाग्यशाली है तभी बनाता है, इसे दुर्भग नाम कर्म का उदय नहीं। दुर्भग का मतलब होता है असौभाग्य, और सुभग का मतलब होता है सौभाग्यशाली।
ठीक है। अनादे का मतलब जिसकी आज्ञा स्वीकार नहीं हो, और अयस कृत्य का मतलब जिसका कोई यश न फैलता हो। किंतु श्रावक का आदे और यश कृति का उदय रहता है, चाहे वो थोड़ी मात्रा में हो, किंतु आदे नाम कर्म का उदय रहता है और यश कृति का उदय रहता है और सुबह नाम कर्म का उदय रहता है। इन तीन प्रकृति का उदय श्रावक के नहीं होता। किंतु कई बार अज्ञानी जीव श्रावक की हो या साधु की हो बात नहीं भी मानते हैं, उनका यश गुणगान नहीं भी करते हैं, तो वो अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहे हैं। किंतु ज्ञानी लोग जो श्रावक हैं वो श्रावकों का आदेय भी होता है और यश कृति भी होता है। तो अयश कृति, अनादेय और दुर्बक, ये तीन प्रकृतियों का और उदय श्रावकों को नहीं है। समझ में आ गया? जी गुरु। और एक और दो प्रकृति बच गई, एक तिरिंचानुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी। तिरिंचानुपूर्वी और मनुष्य मनुष्य। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब इस पांचों गुणस्थान जो है वो श्रावक को होता है, किंतु अगर पांचवें गुणस्थान वाला जीव या छठे गुणस्थान या इससे आगे वाले जीव जब कभी भी काल करेंगे तो काल करते ही उनका चौथा गुणस्थान हो जाता है। अगर वो सम्मुति से नहीं गिरते हैं तो पांचवा गुणस्थान नहीं रहता। इसलिए तिरिंचानुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता, क्योंकि श्रावक कौन होते हैं? श्रावक मर के कहाँ जाते हैं? देवगति में। देवगति में जाते तो देवानुपूर्वी का उदय रहेगा। देवानुपूर्वी का उदय। है? समझ में आ गई बात? तो फिर तिरिंचानुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी का भी उदय नहीं रहता। क्या इसलिए नहीं रहता है कि इस गुणस्थान में रहता हुआ जीव वाटे वेता गमन नहीं करता। चौथे गुणस्थान अगर सम्यक बना रह गया है, उससे नहीं गिरा है, तो सम्यक बने में चौथे गुणस्थान में वो जीव क्या करेगा? चारों गतियों में जा सकता है। इसलिए हमने चारों अनुपूर्वी का उदय बताया था चौथे गुणस्थान में, बताया था। हाँ, इसलिए यहाँ तिरिंचानुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी का उदय नहीं रहता। ये कुल मिला के 17 प्रकृतियों का उदय देश विरत श्रावक गुणस्थान में नहीं होने से यहाँ 87 प्रकृति का उदय होता है। ओके, समझ में आई बात? जय जी। जय जी। पांचवें गुणस्थान में ये त्रियंचानुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी का उदय विच्छेद होता है। हाँ जी। तो उसमें पांचवें गुणस्थान तक उदय होता है उसका, लेकिन जन्म तो दूसरे चौथे और पहले में ही होता है ना? हाँ, तो यहाँ नहीं होता, इसलिए तो यहाँ नहीं लिख रहे हैं। नहीं, पांचवें। हाँ जी, पांचवें में तो उदय विच्छेद किया है ना, चौथे में थोड़ा इसका उदय विच्छेद किया है। तो चौथे में तो जाते ही चौथे में तो जाते है ना, तो पांचवें के अंत में हुआ उदय विच्छेद के पांचवें में। ये चौथे के अंत में हुआ। अच्छा, चौथे के अंत में। ये बात मैंने पहले समझा दी थी कि जिस गुणस्थान में प्रकृतियों का जो उदय विच्छेद बता रहे हैं या बंध विच्छेद बता रहे हैं, वो उसके एक गुणस्थान के अंतिम समय में ही वो उदय विच्छेद हो जाता है, बंध विच्छेद हो जाता है। तभी तो इस गुणस्थान में बता रहे हैं जिनका उदय नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चौथे गुणस्थान में तो होता है। अच्छा, ठीक है। और चौथे गुणस्थान के अंतिम समय में इन 17 प्रकृतियों का क्या हो जाता है? उदय विच्छेद हो जाता है। तो पांचों गुणस्थान में इन 17 प्रकृति का उदय नहीं होता। समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप लोगों को कम से कम अंक तो याद रहने चाहिए कि पहले गुणस्थान में 117 प्रकृति का उदय होता है, फिर 111 प्रकृति का उदय होता है, तीसरे गुणस्थान में 100 प्रकृति का उदय होता है, चौथे गुणस्थान में 104 प्रकृति का उदय होता है, पांचवें गुणस्थान में 87 प्रकृति का उदय होता है, छठे गुणस्थान में 81 प्रकृति का उदय होता है, सातवें गुणस्थान में 76 प्रकृति का उदय होता है, आठवें गुणस्थान में 72 प्रकृति का उदय होता है, नवे गुणस्थान में 66 प्रकृति का उदय होता है, 10वें गुणस्थान में 60 प्रकृति का उदय होता है,
11 गुण स्थान में 59 प्रकृति का उदय होता है ना, और 12 गुण स्थान में 12 गुण स्थान में 57 और 55 दो तरह के उदय होते हैं 12 गुण स्थान में। 57 प्रकृति का भी होता है, 55 प्रकृति का भी होता है। और 13वें गुण स्थान में कितनी प्रकृति का उदय होता है? 42 42 प्रकृति का उदय होता है। ठीक है, इस तरीके से 14 गुण स्थान में 12 प्रकृति का उदय। तो कम से कम प्रकृतियां तो याद रहनी चाहिए, फिर आगे प्रकृति याद रहेगी तो अपन को मालूम रहेगा कि अब कितनी प्रकृतियां उदय विच्छेद होने, बाकी आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो पांचवें गुण स्थान में 87 प्रकृति का उदय रहता है, ये 17 प्रकृति का उदय विच्छेद। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब चलेंगे छठा गुण स्थान। छठा गुण स्थान प्रमाद संयम, प्रमाद संयम गुण स्थान। कितनी प्रकृति का उदय होता है? 81 81 प्रकृति का उदय। इसका मतलब क्या हुआ? कितनी प्रकृति का उदय हो गया? 6 का हाँ, यहाँ 8 प्रकृति का उदय विच्छेद हो रहा है। इसका मतलब यहाँ प्लस भी हो रही है प्रकृतियां। अब बताओ यहाँ कौन सी प्रकृति प्लस होगी? आहारक द्विक, शरीर आरक आरक द्विक का हमने उदय विच्छेद कर दिया था पहले गुण स्थान से पहले ही, तो वापस इस प्रकृति का उदय यहाँ, तो ये दो प्रकृति जो है इनका तो प्लस हो जाएगी, ये तो हो जाएगी प्लस हो जाएगी, ये तो जुड़ जाएगी, और आप प्रकृति का उदय विच्छेद होगा। अभी गुण स्थान आ गया साधु का, इसका मतलब श्रावक की जो प्रकृतियां हैं उनकी उदय यहाँ नहीं होगी, है ना। बहुत सारी प्रकृतियां हैं श्रावकों की, यानी होगी। अच्छा ये बताओ, संयत गुण स्थान जो है ये प्रमथ संयत, ये कौन से व्यक्ति को आ सकता है? जिसके प्रत्यय जिसके प्रत्याख्याना वरन चोक का उदय नहीं हो। प्रत्याख्याना वरन चोक यानी इस कसाय का जिसके उदय नहीं है, वही व्यक्ति के साधुपना आ सकता है, बाकी नहीं आ सकता। प्रत्याख्याना वरन चोक का उदय नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। और किसका उदय नहीं होगा? ये साधु कौन बन सकता है? मनुष्य यानी का उदय है। श्रावक के समय तो हमने क्या निकाल दिया था? नरक गति और देव गति वाली जो प्रकृति थी वो यहाँ से निकाल दी, क्योंकि वो श्रावक भी नहीं बन सकते। तो अब साधु मनुष्य ही बन सकता है, तो तिरंज की प्रकृति हम और कम कर देंगे, सही है ना जी। तो क्या करेंगे? तिरंज गति और तिरंज आयु, तिरंज पर्यायों के हम 4 प्रकृतियां निकाल देंगे। कौन सी निकालेंगे? एक तो तिरंज गति, क्या निकालेंगे? तिरंज गति और तिरंज आयु। अनुपूर्वी तो हमने पहले ही निकाल दी, है ना। अनुपूर्वी तो हमने 5वें गुण स्थान में निकाल दी, तिरंज आयु और मनुष्यायु। मनुष्य तो 5वें गुण स्थान में कम कर दी। अब तिरंज गति और तिरंज आयु यहाँ और कम कर देंगे, क्योंकि इनका उदय छठे गुण स्थान में नहीं होता। ठीक है। और एक उद्योत नाम का और निज गोत्र, ये कितनी प्रकृतियां हो गई? 8 प्रकृतियां। इन 8 प्रकृतियों का उदय साधु जीवन में नहीं होता है, इसलिए 87 प्रकृति का उदय होता है और आहत का उदय प्रमथ संयत में होता है। इसलिए इन 2 प्रकृति को हम ऐड करें, तो 87 में से 2 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 89, और 8 कम कर देंगे तो 81। समझ में आया जी गुरुजी? बहुत अच्छा। अब आगे के जो गुण स्थान है, जैसे मान लो 7वां गुण स्थान आएगा, तो वो किसका है? क्या नाम है 7वें गुण स्थान का? अप्रमद का मतलब होता है कि वो प्रमाद नहीं करने वाला। तो जो साधक प्रमाद नहीं करता है ना, तो वो साधक नींद लेता है क्या? नहीं ले सकता है।
तो अप्रमत्त गुणस्थान की प्रकृति की कितनी उदय होती है? 76 हाँ, 76 प्रकृति का उदय है। अब वो नींद नहीं लेता है, तो निकाल दो स्थानिक ऋत्विक, ऐसी नींद नहीं लेगा। कौन सी नींद नहीं लेगा? निद्रा प्रचला प्रचला त्यान गृद्धि। हाँ, ये त्रिक वो नींद नहीं लेता है। दूसरी नींद तो लेते ही हैं, परंतु ये वाली नींद नहीं लेता। ये 3 प्रकृति का क्या होता है? उदय विच्छेद हो जाता है। बस उदय और विच्छेद। कौन सी प्रकृति का उदय विच्छेद हो जाएगा? आहारक आरक भी, क्योंकि अप्रमत्त हो गया तो अब वो आरक शरीर नहीं बनाएगा। आरक शरीर छठे गुणस्थान में ही बनाते हैं। तो आरक भी कितनी प्रकृतियां हो गई? 5 तो 81 में से 5 प्रकृति कम करेंगे 76। सरल है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। जिसको ट्रिक समझ में ये समझ में आ गया बात। हाँ हाँ आ गए। सत्यान ट्रिक में क्या लिए सर, क्या क्या लिए? इसमें निंदा निंदा प्रचला प्रचला त्यान निद्रा। और स्थानिक कृति 3 हो गई। एक तो निद्रा निद्रा, दूसरी प्रसला प्रसला और तीसरी स्त्यान। ठीक है, ये 3 प्रकृति और आहारक भी, इनका उदय नहीं होगा। इन 5 आहारक दिक में आहारक और आहारक दिक में क्या लिए सर? आहारक शरीर और अंगोपांग। ठीक है, सुनाई नहीं दिया सर, आप क्या बोले? आहारक में क्या लिए? आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। अच्छा, ठीक है, सातवें गुणस्थान में 76 प्रकृति का उदय होगा। रिवीजन चल रहा है, ये सारी बातें मैंने आपको परसों और कल समझाई थी। अब फिर वापस रिवीजन चल रहा है, आप व्यवस्थित तरीके से नोट करें। इसकी आपको नोट भी डाल देंगे वैसे। 8वां गुणस्थान, अब 8वां गुणस्थान किसका है? अब निवृत्ति बादल गुणस्थान, या कह दो अपूर्व गुणस्थान, एक ही बात। हाँ, निवृत्ति बादल भी कह सकते हैं, अपूर्व भी कहते हैं। पूर्वकरण निवृत्ति बादल गुणस्थान। अब यहाँ क्या होता है? इस गुणस्थान में वही साधक होता है जो श्रेणी चढ़ने वाला होता है। श्रेणी चढ़ने वाले के जो गुण होते हैं वही गुणस्थान में ऐसे साधक आते हैं। यहाँ 72 प्रकृति का उदय हो। कितनी प्रकृति का? 72। यानी कितनी प्रकृति का उदय नहीं हो रहा है? 4। अब यह नहीं होगा कि एक तो अंतिम 3 सहनन, जो कोई भी साधक श्रेणी चढ़ता हो, चाहे वो उपसम श्रेणी हो चाहे वो सपक श्रेणी हो, तो वो प्रथम 3 सहनन में ही चढ़ सकता है। सपक श्रेणी तो पहले वज्र ऋषभ नारद सहनन में ही चढ़ सकता है, और उपसम श्रेणी जो चढ़ेगा वो 3 सहनन में चढ़ सकता है। इसलिए अंतिम 3 सहनन का उदय नहीं होता इस गुणस्थान में। कौन सा अंतिम 3 सहनन? एक तो ये कम हो जाएगा, ठीक है, 3 प्रकृतियां तो ये कम हो गई, और संकित मोहनी का उदय नहीं है। अब यह संकित का मोह उदय नहीं रहेगा। ठीक है, ये कितनी प्रकृतियां हो गई? 4। 76 में से 4 प्रकृति का उदय नहीं हो रहा है। 72 इस गुणस्थान के अंतिम समय में उदय विच्छेद हो जाती है, तो 8वें गुणस्थान में 72 प्रकृति का उदय रहता है। समझ में आ गया? तो एक बार ये कौन कौन सी प्रकृति? अंतिम 3 सहनन, अर्धनारद, किलिका और सेवार, ठीक, और संकित मोहनी, ये 4 प्रकृति का उदय 8वें गुणस्थान में नहीं होता है। ठीक है, जैसे सहनन नहीं होता तो संस्थान भी तो नहीं होता होगा ना सर? संस्थान तो 6 होते हैं, किसी भी संस्थान वाला जीव मोक्ष जा सकता है। लास्ट में जाएगा। अच्छा, पुंडक संस्थान वाला भी मोक्ष जा सकता है सर? अभी बताया 6 संस्थान वाले जीव मोक्ष जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, कुबड़ अलग है क्या? 9वां गुणस्थान है अनिवृत्ति बादल। अनिवृत्ति बादल, बादल गुणस्थान, यहाँ कितनी प्रकृति का उदय आएगा? अब यहाँ साधक क्या है? श्रेणी वाले हैं, सामान्य साधक नहीं है।
हाँ श्रेणी वाला साधक है, इसलिए यह नगर गुण स्थान में 66 प्रकृति का उदय होता है। आठवें गुण स्थान में कितनी प्रकृति का उदय था? 72 72। और अब यहाँ 66 प्रकृति का उदय है, तो कितनी प्रकृति कम हो जाएगी? 6 उदय विच्छेद हो रहा है 6, यानी हास्य शतक। यहाँ पे हंसी मजाक वगैरह है ना, हास्य शतक, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, इन सभी प्रकृति का उदय नगर गुण स्थान में नहीं होता। हास्य शतक समझ में आ गया? हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा, इन प्रकृति का उदय यहाँ नहीं होता है। तो नवे गुण स्थान में 66 प्रकृति का उदय। आगे बात समझिए। हाँ 10वां गुण स्थान क्या नाम है? सूक्ष्म संप्राय। सूक्ष्म संप्राय। साठ प्रकृति का उदय है। कितनी प्रकृति का? 60 प्रकृति का उदय, यानी 6 प्रकृति का उदय हो रहा है, उदय विच्छेद हो रहा है। तो अब सूक्ष्म गुण स्थान में आने के लिए वेद मोहनी जो है वो नगर गुण स्थान तक की होती है, तो वेद त्रिक उदय नहीं होता। वेद त्रिक किसे कहेंगे? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। हाँ, उसका उदय नहीं होता। और संजुलन त्रिक यानी क्रोध मान माया। क्रोध मान माया क्रोध, मान और माया, 3 प्रकृति का है। 3 तो वेद हो गए और 3 कषाय हो गए। 6 प्रकृति का उदय सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में नहीं होने से 60 प्रकृति का उदय होता है। यानी 66 प्रकृति में से 6 प्रकृति कम कर देंगे तो 60 प्रकृति का उदय 10वें गुण स्थान में होता है। सर एक क्वेश्चन है, ये वेद तीनों नहीं होंगे तो फिर क्या रहेगा? अवेदी। अवेदी। सूक्ष्म लोभ। नहीं, अवेदी मतलब क्या वो शरीर नहीं रहेगा? अरे शरीर से थोड़ी वेद होता है क्या? अगर वेद रहेगा, मौलिक कर्म की प्रकृति रहेगी तो तीर्थंकरों के शरीर होता है नहीं होता है? भाव से वेद नहीं रहते हैं। 1 मिनट आप ना बोले बीच में, जिसने प्रश्न किया उसे मैं पूछ रहा हूँ, तीर्थंकरों के शरीर होता है नहीं होता है? होता है। होता है। क्या उनके वेद मौलिक कर्म का उदय है? नहीं। उन्हीं को जवाब देने दीजिए, दूसरे ना बोले बीच में। दिलखुश जी ने पूछा ना प्रश्न? नहीं मैंने नहीं पूछा सर। शशिकला। हाँ मैंने शशिकला नहीं। जी। हाँ तो शशिकला जी, तीर्थंकरों के भी शरीर होता है, तो उनके क्या वेद मौलिक कर्म का उदय होता है? नहीं। 13वें गुण स्थान में केवलियों के होता है क्या? नहीं होता है। किंतु वेद का मतलब होता है परिणाम, विचार, सोच। यानी पुरुष वेद को तभी वेद पुरुष वेद माना जाता है जब वो स्त्री के साथ संसर्ग की इच्छा रखता हो। स्त्री वेद तभी है वो पुरुष के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखती हो। और नपुंसक वेद यानी वो स्त्री और पुरुष दोनों के साथ संबंध बनाने का अच्छा, वो इच्छा से मतलब है, मन से मतलब है। शरीर से क्या? शरीर से वेद नहीं होता है। ठीक है। हाँ। ओके। वेद त्रिक का उदय सूक्ष्म गुणस्थान में नहीं होता, सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान में, यानी वो 90 गुणस्थान के अंतिम समय में उसका उदय विच्छेद हो जाए। और संजुलन त्रिक का नहीं होता, वो भी 90 गुणस्थान के अंतिम समय में उदय विच्छेद हो जाता है। ये 6 प्रकृति का उदय 10वें गुणस्थान में नहीं होने से 66 प्रकृति में से 6 प्रकृति कम कर देंगे तो 60 प्रकृति का उदय होगा। समझ में आ गया? सर एक प्रश्न रहता है कि कसाई का उदय कौन से गुणस्थान तक है, तो हमें क्या 10वां लिखना है या 9वां? नंबर 10वें में है ना, सूक्ष्म संजुलन लोक का उदय है। यहाँ संजुलन त्रिकी तो निकली, अभी लोक तो उदय है ना 10वें में, इसीलिए कसाई का उदय 10वें गुणस्थान तक है। हाँ। और पूछ ले कौन सा कषाय का उदय है, तो संजुलन लोभ का उदय। बराबर। ठीक है, बराबर सर। तो ये 10 गुणस्थान तक की बात हो गई है। अब 11वें गुणस्थान। 11वें गुणस्थान में 59 प्रकृति का उदय होता है। उपशांत मोह, यह क्या है? उपशांत मोह गुणस्थान।
कितनी प्रकृति का उदय है? 59 59। एक प्रकृति कौन सी कम हो गई? संजुलन संजुलन लोप संजुलन लोप का उदय जागृत हिंदुस्तान में नहीं होता है। ठीक है, एक प्रकृति कम हो गई, 60 में से एक प्रकृति कम हो गई तो 59 प्रकृति का उदय हो गया। ठीक है, अब 12 गुणस्थान। ये रिवीजन चल रहा है, जो चूक गए हैं वो वापस लिख लें। क्षीण मोहनी, ये गुणस्थान क्षीण मोहनी गुणस्थान है। यहाँ दो तरह से प्रकृति का उदय होता है, एक तो 57 प्रकृति का और एक 55 प्रकृति का। दो है, ये द्विचरण समय में दो प्रकृतियां और कम हो जाती हैं। वो कौन सी? सहनन, यानी एक ही सहनन रहता है तो कितने सहनन और कम हो जाते हैं? 2 हाँ, ऋषभ नारद और नारद। ऋषभ और नारद, ये दो सहनन का उदय यहाँ नहीं होता है। इसे 59 में से दो प्रकृति कम करेंगे तो 57 प्रकृति का उदय हो जाएगा। और अंतिम समय में 55 प्रकृति का उदय, यानी किसका उदय नहीं हो रहा है? निद्रा यानी निद्रा और प्रचला, इनका भी उदय नहीं होगा। ठीक है, तो 12 गुणस्थान के अंतिम समय में 55 प्रकृति का उदय होता है। ओके, 13 गुणस्थान में सहयोगी के कितनी प्रकृति का उदय है? 42 42। एक प्रकृति का उदय हो रहा है जिन्ना। यहाँ एक्स्ट्रा तीर्थंकर नाम पर। तीर्थंकर नाम का ठीक है, ये तो प्लस हो जाएगी। और कितनी प्रकृति माइनस होगी? 14 14 प्रकृति माइनस हो जाएगी। कौन सी? 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शन, 5 4 दर्शनावरण, 5 अंतराएं। ये 14 प्रकृति का उदय विच्छेद हो जाएगा और तीर्थंकर नामकरण का प्लस हो जाएगा। 55 में से एक जोड़ देंगे तीर्थंकर नामकरण तो 56 हो जाएगी, और 14 प्रकृति माइनस करेंगे तो 42 प्रकृति का उदय 13 गुणस्थान में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें? सर इसको 11वें 12वें 13वें गुणस्थान को थोड़ा डिटेल से समझा सके तो समझाइए। और कितना डिटेल से क्या समझना बाकी रह गया ये बताओ, आपकी प्रॉब्लम नहीं सर, बताओ। अब जैसे 11वें गुणस्थान में जितनी प्रकृतियां हैं वो बताए, तो वो 12वें में कम हुई ना, तो वो क्यों हुई सर? मतलब ऐसे वो अभी बता जैसे देते हैं। 12वें के अंतिम समय में केवल ज्ञान हो जाता है ना सर, हाँ, तो मतलब उसके कारण से क्या कम हुई, ऐसे करेंगे तो याद रह जाएगा सर। हाँ, वो देखो ऐसा है कि ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ कि 11 गुणस्थान में तो एक ही प्रकृति का उदय विच्छेद हो रहा है, वो है संजुलन लोप का उदय। हाँ सर, क्योंकि 11 गुणस्थान में सारी मौनिकरण की प्रकृतियां उपशांत हो जाती है, उदय में नहीं रहती है ना। हाँ सर, तो इसलिए तो हाँ। 11 गुणस्थान में तो 59 प्रकृति का उदय हो गया। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, अब 12 गुणस्थान में दो चीजें हैं। कल भी मैंने डिटेल से समझाया था 12 गुणस्थान, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। 12 गुणस्थान के द्विचरण समय में 57 प्रकृति का उदय रहता है, यानी 12 गुणस्थान में वही जीव आ सकता है जिसके वज्र ऋषभ नारद सहनन होता है ना। अभी तक अपने पास 3 सहनन चल रहे थे, यानी 7वें गुणस्थान से आगे जो भी चढ़ रहा है उसके 3 सहनन चल रहे थे, है ना। हाँ सर। किंतु अब 12 गुणस्थान में जो जीव आएगा वो उसके 2 सहनन और कम हो जाएंगे, यानी ऋषभ नारद और नारद, यानी एक ही सहनन रहेगा। इसलिए 11 गुणस्थान में जो 59 प्रकृति थी उसमें से 2 सहनन कम कर देने से 12 गुणस्थान के द्विचरण समय पर्यंत 57 प्रकृति का उदय। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। और अंतिम समय में 55 प्रकृति का उदय, यानी
अब जब केवली बनने का समय होता है तो साधक कोई नींद लेता है क्या? नहीं लेता है। इसलिए 12 गुणस्थान के अंतिम समय में 2 प्रकृति यानी निंद्रा द्वीप का भी क्या हो जाता है, उदय विच्छेद होने से 55 प्रकृति का उदय रहता है। ये बात समझ में आ गई है आपको? तो सर सामान्य केवली को भी यही होता है जो तीर्थंकर सभी की बात चल रही है, यहाँ गुणस्थान की बात चल रही है। मैं तो हाँ, नहीं, तीर्थंकर की वही बात सर, कर रही है, मैं सामान्य केवली की बात कर रही हूँ। गुणस्थान में ही बता रहे हो सर, जो समाज क्या सर? 12वें गुणस्थान में तीर्थंकर और केवली तो हुए ही नहीं है। 13वें गुणस्थान में आएंगे तभी वो केवली होते हैं। 12वें गुणस्थान में जो भी साधक आ रहे हैं, चाहे वो तीर्थंकर हो या केवली, यही दशा होती है, इन्हीं प्रकृतियों का उदय होता है। आप क्या प्रश्न कर रहे हैं? सर मोहिनी कर्म का यहाँ पे पूरा विच्छेद हो गया ना सर? वो तो गुणस्थान में 12वें गुणस्थान में कहाँ हुआ? अब होगा अंतिम समय में, तभी तो केवली बनेंगे। हाँ, बनने के बाद ही 13वां गुणस्थान प्रथम समय में केवली बात। हाँ, तो अंतिम समय में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 4 अंतराय का उदय विच्छेद होगा तो केवली बन जाएंगे, यानी 13वां गुणस्थान आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, तो 13वें गुणस्थान में जो संयोगी केवली है उसमें एक प्रकृति का एक्स्ट्रा उदय हो जाता है। माने तीर्थंकर होते हैं तो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हो जाता है, और नहीं होते तो सामान्य केवली रहते हैं, है ना? एक तो ये प्रकृति का उदय हो जाता है, और एक 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय का, ये 12 गुणस्थान के अंतिम समय में उदय विच्छेद होने से 42 प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान में रहता है। ये 5 प्रकृति घाती कर्म की है, ये 14 प्रकृति घाती कर्म की है। ये घाती कर्म जब तक नष्ट नहीं होते तब तक 13वां गुणस्थान नहीं आता है। इसलिए 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय, और मोहिनी की तो पहले ही नष्ट हो गई, तभी 12वां गुणस्थान आया है ना? तो ये पांचों ज्ञान होने के बाद ही 13वां गुणस्थान आता है। जय जिनेन्द्र जी। सर अगर 5 ज्ञान चले गए तो केवल ज्ञान कौन से ज्ञान में आएगा फिर? अरे ज्ञान गया नहीं है, प्रकट हुआ है। आप जाने की कैसे बात कर रहे हैं? ज्ञान तो प्रकट हुआ है, मतलब 5 ज्ञान पे जो आवरण था वो आवरण हटने से केवल ज्ञान में सब डाइवर्ट हो गए। ज्ञान तो अंदर है, ज्ञान जाएगा थोड़ी, ज्ञान प्रकट होता है। ये तो आवरण ज्ञान पे आवरण खत्म हो। आवरण का क्या मतलब हुआ? ज्ञान पे आवरण आया हुआ है। सर समझ में इनको आया? ऐसा सर इनको आप ऐसा समझाओ कि 4 कर्म का क्षय होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। अरे वो तो समझा ही तो रहे हैं, मोहन बताएं, जैसे मोहिनी तो कर्म है, बराबर है, उनका समझाए क्षय हुआ। हो गया। अब ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो रहा है। अनुदय का मतलब क्या? उदय विच्छेद का मतलब क्या हुआ? नष्ट हो गया। 4 दर्शन का क्या है? उदय विच्छेद हो गया, यानी नष्ट हो गई। और अंतराय का क्या है? उदय विच्छेद हुई यानी नष्ट हो गई। यानी अंतराय कर्म, दर्शनावरण कर्म, ज्ञानावरण कर्म और मोहिनी कर्म, इनकी सारी प्रकृतियां उदय विच्छेद हो गई यानी नष्ट हो गई, तभी जाके केवली ज्ञानी कहलाते हैं, 13वां गुणस्थान आता है। जय जिनेन्द्र जी। वो जो आपने कहा था ना 2 सहनन का विच्छेद, वो 11वें गुणस्थान के अंतिम समय में होगा। हाँ जी। तो लेकिन जो 11वें गुणस्थान में तो जैसे जो 10वें में जाएगा वो 12वें में जाता है, 11वें में तो आता ही नहीं वो। हाँ, तो ये बात मैंने कल भी आपको समझाई थी कि यहाँ 11वें गुणस्थान की बात इसलिए कर रहे हैं कि 11वें गुणस्थान तक दोनों साधक होते हैं, उपसम श्रेणी वाले भी होते हैं और छपक श्रेणी वाले भी 10वें गुणस्थान तक होते हैं, है ना? तो उपसम श्रेणी वाले के तो तीनों सहनन उदय होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वज्र ऋषभ नारद वाला भी सहनन उदय होता है, ऋषभ नारद वाला भी है और नारद वाला भी है। तीनों सहनन वाले जीव उपसम श्रेणी कर सकते हैं, ठीक है? किंतु जो साधक अगर शपक श्रेणी कर रहा है तो वो शुरू से ही कहां से अपूर्व कर्म से 8वें गुणस्थान। 8वें गुणस्थान से। यानी नहीं, आप आगे से कर लो, तो 6ठे गुणस्थान से ही कर लो। 6ठे गुणस्थान से ही उसके वज्र ऋषभ नारद सहनन होगा, तभी वो जीव आगे शपक श्रेणी कर सकता है। किंतु वज्र ऋषभ नारद वाला भी उपसम श्रेणी भी कर सकता है, किंतु अगर सपक श्रेणी की बात करेंगे तो फिर 8वें गुणस्थान से ही हम उसको क्या कर देंगे? 2 और प्रकृतियां, वृषभ नारद और नारद,
वहां उनका उदय विच्छेद बता देंगे। किंतु यहाँ पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, गुणस्थान की बात कर रहे हैं। इसलिए 11वें गुणस्थान तक हमने 3 सरणों की बात करी। ठीक है, अगर 12वें में कोई आ रहा है तो फिर ये 2 ऋषभ नारद और नारद के सरण नहीं होंगे। ठीक है, यूं पर्टिकुलर बात करेंगे सपक श्रेणी की तो फिर 8वें गुणस्थान में ही इन 2 प्रकृतियों का हमें क्या करना पड़ेगा, उदय विच्छेद करना पड़ेगा। ठीक है, 12वां जय जिनेन्द्र सर, 12वां गुणस्थान चपक श्रेणी वाली कोई आएगा? हाँ जी, ओके। सपक श्रेणी करने वाले को ही 12 गुणस्थान बाकी नहीं आता, और जो सपक श्रेणी करता है उसके वज्र ऋषभ नारद सहनन ही होता है। ठीक है, ठीक है, यस। एक 14वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान अयोगी केवली गुणस्थान। यहाँ कितनी प्रकृति का उदय है? 12 12 प्रकृति का उदय है। यानी अब 42 प्रकृति में से कितनी प्रकृतियां माइनस हो गई? 30 प्रकृतियां माइनस हो गई, तब जाके अयोगी केवली गुणस्थान आता है। और यहाँ भी 12 प्रकृतियां उदय रहती है। वो 5 हस्व अक्षर जितने समय है उस समय में भी 12 प्रकृतियों का उदय रहता है। 30 प्रकृतियां कौन सी, वो आपको कल बता दी हमने। साता में से एक औदारिक द्वीप, तेजस कार्बन शरीर, वर्ण चतुर्थ, ऋषभ नारद सहनन, सह संस्थान, प्रत्येक त्रिक, अस्थिर, अशुभ, अगुरुगुचो, निर्माण, विहायो गति, है ना, ये सारा चीजों का क्या होता है, उदय विच्छेद हो जाता है। तभी जाके 12 प्रकृति रहती है। और वो 12 प्रकृति कौन सी है? साता में से मनुष्य आयु, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रिस्त्री, सुबर, आदे, यश कीर्ति और तीर्थंकर नाम और उच्च। ये 12 प्रकृति का उदय 12 के 14 गुणस्थान के समय रहता है। 5 लघु अक्षर जितना समय में इन प्रकृतियों का भी क्या हो जाता है, क्षय होने से सिद्ध भगवान बन जाते हैं। यानी वो शरीर को भी छोड़ के सिद्ध सिद्धा या सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये उदय प्रकरण हमारे सामने आया। कोई भी प्रश्न हो तो भी आप कर सकते हैं। सर मेरा ना ये प्रश्न एक अलग है कि जब वो उपशम श्रेणी में जब जीव नीचे गिरता है तो जब संकेत धारण करता है तो वो अर्ध उद्गार अवस्था उसकी रहती है ना तब, और जब वो गिरता है तो उसकी वो अवस्था कम हो जाती है ना, वैसी ही रहती है। कौन सी अवस्था? अर्धपुद्गल परावर्तक। जब संकेत को स्पर्श करता है तब उसके अर्धपुद्गल परावर्तन काल अवस्था रहती है। जब उपशम करता है, नीचे गिर जाता है, तब भी वो रहती है या वो चले जाती है? रह सकती है, अर्धपुद्गल भी रह सकती है, क्योंकि पूरे जीवन काल में उपशम श्रेणी 5 बार ही आती है, इससे अधिक बार नहीं आती। अब वो कितना समय वहां रह रहा है ना, कह नहीं सकते। तो वो कम सर नहीं ये होगी। जो 14वां जी वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल ही अनंत अवसर पिनी काल बीत जाती है। अर्धपुद्गल बहुत समय लंबा है, वो बहुत समय लगता है, इसलिए उसमें कुछ चला गया, कुछ आ गया, उसमें कुछ जुड़ेगा ही नहीं। सर फिर भी एक विराम जगह तो आ जाती है ना। अब हम लोग की कहाँ तक रहेगा, कोई विराम जगह ही नहीं हमारी। तो जो उपशम सैनिक करेगा, जो भी संकेत धारेगा, एक तो कहीं ठहराव रहेगा ही ना उसका। बताया ना भगवान ने ठहराव अर्धपुद्गल परावर्तन। हाँ वही तो अर्धपुद्गल बताया सर। ये 30 प्रकृति का ऐसा नाम याद करने का तो कोई ट्रिक है क्या, ऐसे करना पड़ेगा? वो उसमें डालते हैं, आपको ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, अच्छा वही चाहिए था। हाँ, यूं तो अगर आराधक बनेगा, आयुष बंद हो जावे तो फिर 15 भाव भी रह गया, फिर अर्धपुद्गल भी नहीं रहा, 15 भाव रह गए, है ना। अगर आयुष बंद हो गया आराधक बने में तो कितने भाव करना पड़ेगा? जगन्य 3 भाव, उत्कृष्ट 15 भाव। समझा नहीं सर, क्या बोले आप? ये समझ में नहीं आया। अरे आराधक पने में अगर आयुष का बंद हो जाता है
तो जगन्य 3 भाव में व्यक्ति जीव मोक्ष चला जाता है और ज्यादा से ज्यादा 15 भाव में मोक्ष चला जाता है। तो ये आराधक भाव क्या होता है? भगवान की आज्ञा में रहते हुए आयुष का बंद होना। भगवान की जो आज्ञा दी है, साधु के लिए क्या आज्ञा है, श्रावक के लिए क्या आज्ञा है, इस आज्ञा में जीवन व्यतीत करता हुआ अगर उसका आयुष बंद होता है तो आराधक कहलाता है। ठीक है सर, एक प्रश्न था जय जिनेन्द्र। हम्म। 5वें गुण स्थान में मनुष्यानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी नहीं है, तो इसका रीजन नहीं समझा था। इसका रीजन ये है कि चौथे गुण स्थान वाला ही मतलब क्या करता है, चारों गतियों में जा सकता है। मतलब वो उसका जो काल करने का जो तरीका है, जीव का काल करने का जो काम है, वो चौथे गुण स्थान में होता है। समझ में आई बात? अभी नहीं आई। जैसे मान लो कोई जीव मर गया 5वें गुण स्थान में, कोई श्रावक है या 6वें गुण स्थान का कोई साधु, मरते ही चौथे गुण स्थान में आता है। चौथा गुण स्थान आ जाएगा। 5वां गुण स्थान में तो रहेगा ही नहीं ना, व्रत कहाँ रहेंगे, अवृत्ति हो जाएगा। तो अवृत्ति तो 5वां चौथा गुण स्थान होता नहीं है, सिर्फ संकित रहती है, तो वो चौथे गुण स्थान में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चौथे गुण स्थान में ही गमन होता है अगर संकित वाला है तो। ठीक है, इससे अनुपूर्वी वही उदय होगी और चौथा गुण स्थान वाला चारों गति में जा सकता है, इसलिए चारों अनुपूर्वी उदय होती है। इसलिए 5वें गुण स्थान में तिर्यंचानुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। थैंक यू। सर, एक जीव की गुणस्थान की स्थिति कैसे जान सकते हैं? क्या सर, क्या बोले? केवली बनना पड़ेगा गोलचर। केवली बनेंगे तभी पता लगा पाएंगे कौन साधक कौन से गुणस्थान में है और उसकी स्थिति कितनी है, कितने भाव करेगा, कब मुक्त जाएगा, वो सबको पता लगेगा जब केवली बने। ठीक है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्षमा याचना। भगवान की वाणी के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर, बहुत आभार आपका। बहुत धन्यवाद। अच्छे से समझाया आपने। धन्यवाद सर। गुरुजी, एक जनरल क्वेश्चन है। बहुत आभार सर। वाले